सुबह के 7 बजते ही अलार्म बजता है। रोहित बिस्तर से उठता है, बिना पूजा की ओर देखे अपना ब्रीफकेस उठाता है और दरवाजे की ओर बढ़ जाता है। घर के भीतर सन्नाटा है। पूजा रसोई में चाय की केतली चढ़ाती है। पानी उबलने की आवाज और घड़ी की टिक टिक के अलावा कोई शोर नहीं है। रोहित लैपटॉप पर फाइलों के ढेर में उलझा रहता है। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर लगातार चल रही हैं। पूजा बर्तन धोती है, फिर सोफे पर बैठ जाती है। वो खिड़की से बाहर सड़क पर दौड़ती गाड़ियों को देखती है। उनके बीच की बातचीत अब केवल सीमित है। रोहित पूछता है, चाबी कहाँ है? पूजा जवाब देती है, मेज पर रखी है। फिर से सन्नाटा। पूजा रसोई की स्लैब पर हाथ टिकाकर खड़ी रहती है। वो अपनी हथेलियों को देखती है, फिर धीरे से खिड़की की ओर मुड़ती है। उसकी नजरें खाली हैं, जैसे वो किसी ऐसी चीज को ढूंढ रही हो जो इस घर से वर्षों पहले गायब हो चुकी है। रोहित की नजरें स्क्रीन पर जमी हैं और पूजा की नजरें दीवार पर लगे कैलेंडर के उन पन्नों पर जो बिना किसी बदलाव के बीत रहे हैं। शाम ढल चुकी है। डाइनिंग टेबल पर खाना लगा है। भाप निकलती रोटियों की महक कमरे में फैलती है, लेकिन रोहित अपनी कुर्सी से हिलता तक नहीं है। उसकी नजरें लैपटॉप की स्क्रीन पर टिकी हैं। वो बिना सिर उठाए कहता है, आज बहुत काम है, तुम खा लो, मैं देर से आऊंगा। पूजा के हाथ में पकड़ी चम्मच मेज पर टकराती है। एक तीखी आवाज गूंजती है। वो रोहित की पीठ को देखती है जो पूरी तरह से फाइलों में डूबा है। पूजा धीरे से उठती है। वो थाली उठाती है। थाली का वजन उसके हाथों में कांप रहा है। वो रसोई की ओर बढ़ती है। डस्टबिन का ढक्कन खुलता है। वो थाली को कचरे के ढेर में पलट देती है। प्लास्टिक की बाल्टी में बर्तनों के टकराने की आवाज सन्नाटे को चीर देती है। पूजा वहीं खड़ी रहती है। उसकी सांसें तेज हो रही हैं। वो अपने हाथों को धोती है। पानी की बौछार उसके चेहरे पर पड़ती है। वो वापस मुड़कर देखती है। रोहित अभी भी उसी मुद्रा में बैठा है। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि उसके पीछे क्या टूट चुका है। पूजा का चेहरा अब स्थिर है, लेकिन उसकी मुट्ठियां कस चुकी हैं। ये घर अब एक जेल की तरह है और उसने आज पहली बार उस जेल की सलाखों को हिलाकर देखा है। अगले दिन ऑफिस की रोशनी आंखों को चुभ रही है। पूजा अपनी डेस्क पर बैठी है। फाइलों का ढेर उसके सामने एक दीवार की तरह खड़ा है। वो एक एक कागज को पलटती है, लेकिन उसकी नजरें शब्दों पर नहीं बल्कि मेज के किनारे पर टिकी हैं। तभी जूतों की धीमी आहट पास आती है। नए बॉस समीर उसके डेस्क के पास रुकते हैं। समीर अपना हाथ फाइल के ऊपर रखते हैं। वे झुकते हैं और धीमी आवाज में कहते हैं, पूजा, तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी थकान है, तुम खुश नहीं लगती। ये वाक्य एक बिजली की तरह गूंजता है। पूजा के हाथ से पेन छूट जाता है। वो फर्श पर गिरकर लुढ़कता है। पूजा ऊपर देखती है। समीर की आंखों में सहानुभूति है, ये एक ऐसी चमक जो वर्षों से किसी ने उसकी ओर नहीं फेंकी थी। वो स्तब्ध है। कोई उसे देख रहा है, कोई उसके होने को महसूस कर रहा है। पूजा अपनी कुर्सी को पीछे धकेलती है। दोपहर की शांत ऑफिस में समीर पूजा की मेज पर एक किताब रखते हैं। किताब के पन्ने हल्के से फड़फड़ाते हैं। समीर कहते हैं, मुझे लगा ये तुम्हें पसंद आएगी। पूजा किताब उठाती है। पन्नों के बीच एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दबा है। वो उसे बाहर निकालती है। उस पर लिखे शब्द पूजा की नजरों के सामने तैरने लगते हैं। उन शब्दों को पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो कागज को कसकर पकड़ लेती है। उसकी सांसें भारी हो जाती हैं। एक पल के लिए सब कुछ रुक जाता है। फिर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वे गालों पर लुढ़कते हुए उस कागज पर गिरते हैं और स्याही को हल्का सा धुंधला कर देते हैं। पूजा अपना चेहरा हाथों में छिपा लेती है। उसके कंधे तेजी से ऊपर नीचे हो रहे हैं। ये वो दर्द है जिसे उसने 12 सालों से अपने सीने में दबा रखा था। वो पहली बार किसी के सामने खुलकर रो रही है। समीर अपनी कुर्सी खींचते हैं और पूजा के पास बैठ जाते हैं। वे कुछ नहीं कहते, बस चुपचाप एक सहारा बनकर वहाँ मौजूद रहते हैं। समीर का हाथ धीरे से उसके कंधे पर आता है और पूजा उस स्पर्श में एक ऐसी सुरक्षा महसूस करती है जो उसे वर्षों से नहीं मिली थी। रविवार की दोपहर शहर की सड़कें थोड़ी शांत हैं। रोहित अपने घर के लिविंग रूम में बैठा है। उसके सामने फाइलों का ढेर लगा है। वो एक फाइल बंद करता है और दूसरी खोलता है। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही हैं। अचानक वो खिड़की से बाहर देखता है। धूप तेज है। वो अपनी कुर्सी से उठता है, चाबियां उठाता है और घर से बाहर निकल जाता है। कार का इंजन स्टार्ट होता है और वो शहर की मुख्य सड़क की ओर बढ़ता है। दूसरी ओर एक कॉफी शॉप के बाहर की कांच की दीवार के पीछे पूजा और समीर बैठे हैं। समीर कुछ कह रहे हैं और पूजा मुस्कुरा रही है। वो मुस्कान वैसी नहीं है जैसी घर पर होती थी। रोहित की कार कॉफी शॉप के सामने आकर रुकती है। वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है। उसके कदम फुटपाथ पर भारी पड़ रहे हैं। वो रुकता है। उसकी नजरें कांच के उस पार टिकी हैं। समीर का हाथ पूजा के कप की ओर बढ़ता है।
रोहित के हाथ मुट्ठी में बदल जाते हैं। हवा में एक अजीब सा खिंचाव है। वो अपनी जगह पर स्थिर खड़ा है। रोहित एक गहरा सांस लेता है और शॉप के कांच के दरवाजे की ओर बढ़ता है। रोहित कॉफी शॉप के दरवाजे को जोर से धक्का देकर अंदर घुसता है। उसके कदम फर्श पर गूंजते हैं। वो सीधे समीर की मेज तक पहुंचता है। बिना किसी शब्द केवल समीर का कॉलर अपनी मुट्ठी में जकड़ लेता है। कुर्सी पीछे की ओर खिसकती है और फर्श पर रगड़ने की तीखी आवाज होती है। समीर के हाथ हवा में उठते हैं। रोहित चिल्लाता है, ये सब क्या हो रहा है? उसकी आवाज में एक अजीब सी तड़प है। अचानक पूजा अपनी कुर्सी से उठती है। वो रोहित के हाथ पर झपट्टा मारती है और उसे समीर के कॉलर से झटक देती है। रोहित का हाथ हवा में खाली रह जाता है। पूजा की सांसें तेज हैं। उसकी आंखें रोहित की आंखों में सीधे गड़ी हैं। वो एक कदम आगे बढ़ती है और कड़े स्वर में कहती है, जो तुम पिछले 12 सालों में नहीं देख पाए, समीर ने उसे एक ही दिन में देख लिया। रोहित के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो अपनी जगह पर पत्थर की तरह स्थिर हो जाता है। उसके हाथ नीचे गिर जाते हैं। कॉफी शॉप से घर लौटने के बाद सन्नाटा और भी गहरा हो गया है। पूजा बेडरूम में जाती है। वो अलमारी के दरवाजे खोलती है। कपड़े एक एक करके सूटकेस में रखे जा रहे हैं। वो अलमारी के कोने में रखे कुछ पुराने सामान को देखती है, लेकिन उसे छुए बिना ही सूटकेस की जिप खींच देती है। सूटकेस बंद होने की आवाज कमरे में गूंजती है। वो लिविंग रूम की ओर बढ़ती है। रोहित सोफे पर उसी तरह बैठा है जैसे उसे किसी ने पत्थर की मूर्ति बना दिया हो। वो अपनी नजरें फर्श की एक दरार पर टिकाए हुए है। पूजा उसके पास से गुजरती है। वो एक पल के लिए भी नहीं रुकती। उसके कदम दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। वो हैंडल घुमाती है। बाहर की ठंडी हवा अंदर आती है। वो दरवाजा खोलती है और बाहर निकल जाती है। पीछे दरवाजा बंद होने की एक भारी आवाज आती है। रोहित अब भी उसी सोफे पर बैठा है। कमरे की लाइटें धुंधली हैं। वो अपने हाथ देखता है जो अब खाली हैं। वो सोफे पर पीछे की ओर झुकता है और छत की ओर देखता है। उसके चारों ओर का संसार बिखर चुका है। अब केवल वो और ये सन्नाटा बचा है। 3 साल बीत चुके हैं। शहर की रातें अब और भी गहरी हो गई हैं। रोहित अपने अपार्टमेंट में अकेला बैठा है। कमरे में अंधेरा है। केवल उसके हाथ में पकड़े फोन की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है। घड़ी की सुइयां रात के 2 बजा रही हैं। वो अपनी उंगलियों से स्क्रीन को छूता है। वो पूजा का नंबर खोलता है। उसके अंगूठे स्क्रीन पर कांप रहे हैं। वो टाइप करना शुरू करता है। अक्षर एक एक करके उभरते हैं। क्या हम पहले बात कर लेते तो सब ठीक होता? वो सेंड बटन पर अपनी उंगली टिकाए रखता है। उसके चारों ओर का कमरा एकदम शांत है। बस फ्रिज की हल्की गूंज सुनाई दे रही है। वो बटन दबा देता है। मैसेज चला जाता है। वो फोन को अपने घुटनों पर रखकर उसे घूरता रहता है। वो अपनी कुर्सी को पीछे धकेलता है और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है। बाहर की सड़क खाली है। वो खिड़की के कांच पर अपना सिर टिका देता है। वो गहरी सांस लेता है, लेकिन उसके सीने में एक भारीपन है जो कम नहीं हो रहा। दूसरे शहर में पूजा अपने बिस्तर पर लेटी है। फोन की स्क्रीन अचानक चमकती है। वो तकिए के नीचे से हाथ निकालकर फोन उठाती है। स्क्रीन पर रोहित का नाम और वो संदेश चमक रहा है। वो उसे पढ़ती है। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर रुक जाती हैं। वो कोई जवाब टाइप नहीं करती। वो फोन को वापस तकिए के नीचे दबा देती है। वो करवट बदलकर छत की ओर देखने लगती है। कमरे में सन्नाटा है। वो अपनी पलकें झपकाती है, लेकिन उसकी नजरें स्थिर हैं। वो जानती है कि इस सवाल का कोई अर्थ नहीं बचा है। समय की रेत अब पूरी तरह से फिसल चुकी है। दूसरी तरफ रोहित अपने खाली अपार्टमेंट में बैठा है। वो फोन को एक मेज पर रखता है। वो खिड़की से बाहर अंधेरी सड़क को देखता है। वो अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ता है। घर की हर दीवार अब उसे अपनी गलती की याद दिला रही है। उसने अपना पूरा जीवन काम के पीछे भागते हुए गंवा दिया। अब उनके बीच की दूरी मीलों की नहीं है, बल्कि उन अनकहे शब्दों की है जो समय रहते कहे ही नहीं गए। वो कुर्सी से उठता है और लाइट बंद कर देता है। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब जाता है।